Hello everybody, I am Harshita Bhatia and welcome back to my YouTube channel. So in this video we will be doing class 9 chapter Force and Laws of Motion. तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन से हमें ये समझ में आ गया कि हम इस चैप्टर में फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और मोशन के लॉज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फोर्स होता क्या है, फोर्स क्या होता है। आप पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। एक बॉडी को अगर हम पुश कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, इसको हमने पुश करा या इधर इसे हमने पुल करा, ये बॉक्स मूव करेगा ना। अगर मैं किसी बॉक्स को पुश कर रही हूँ पीछे से तो वो बॉक्स आगे जाएगा, पुल कर रही हूँ आगे से खींच रही हूँ तभी भी वो आगे जाएगा। कुछ ना कुछ मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है ना। तो वो मूवमेंट क्यों प्रोड्यूस हो रही है? क्योंकि उसे पुश करने के टाइम या पुल करने के टाइम हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर उसे पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसे हम फोर्स बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स के क्या इफेक्ट्स हैं? अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। एक फोर्स क्या कर सकती है? एक स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन यहाँ पे पड़ा है, मैंने फोर्स अप्लाई की, ये मूव हो गया। फोर्स अप्लाई करेंगे, एक स्टेशनरी था, जब ये यहाँ पे रखा हुआ था ये स्टेशनरी पोजीशन में था, मैंने फोर्स अप्लाई करके इसे हिला दिया, ये मूव कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने इस पर फोर्स अप्लाई की। नेक्स्ट, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी को फोर्स अप्लाई करके हम रोक सकते हैं। कैसे? आप कार चला रहे हो, कार चलाते चलाते आपने ब्रेक्स अप्लाई किए, ब्रेक को अप्लाई करने के लिए भी हमने कुछ ना कुछ अमाउंट में फोर्स लगाया और वो फोर्स अप्लाई करने से कार रुक गई, जिससे हमने एक मूविंग बॉडी को रोक दिया। कैसे? फोर्स अप्लाई करने से। नेक्स्ट क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी। अब फोर्स किसी मूविंग बॉडी की स्पीड को भी चेंज कर सकता है। कैसे? आप बास्केटबॉल खेल रहे हो, सिंपली बास्केटबॉल नहीं सॉरी फुटबॉल खेल रहे हो, एक इंसान ने किक करा, दूसरे ने किक करा, वो अपनी फोर्स के अकॉर्डिंग उसे किक करेगा और जितनी ज़्यादा फोर्स के साथ किक करेगा उतनी स्पीड के साथ बॉल मूव करेगी। जितनी स्पीड कम हो जाएगी उतनी फोर्स भी कम अप्लाई होएगी, जिसकी वजह से वो मूविंग बॉडी की स्पीड चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट, अ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। सेम एग्जाम्पल है, फुटबॉल खेल रहे हो, एक बंदा राइट में खड़ा है, उसने बॉल को किक करा तो उस डायरेक्शन में गई। कोई लेफ्ट में खड़ा है, उसने उस डायरेक्शन में बॉल को किक करा, फोर्स अप्लाई करके बॉल को किक करा तो फोर्स बॉल दूसरी डायरेक्शन में चलेगी कि। लेकिन जब भी बॉल को हमने किक करा तो कुछ फोर्स अप्लाई हुई और फोर्स अप्लाई करने से जो बॉल थी उसकी डायरेक्शन चेंज होती रही, इसलिए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। नेक्स्ट क्या है? अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। अ फोर्स किसी चीज़ की, किसी बॉडी की शेप भी चेंज कर सकता है। सिंपली एक रबर बैंड है, रबर बैंड को स्ट्रेच करो वो बड़ा हो जाएगा, तो उससे क्या हो गया? उसकी शेप में चेंजेस आ गए। सिंपल इसका एग्जांपल है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, उसकी शेप में चेंजेस आ गए। तो ये थे हमारे पास इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब हमारे पास फोर्सेस जो हैं वो दो टाइप्स की होती है, बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की होती हैं फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन सी होती हैं? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ज़ीरो, द फोर्सेज आर कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्सेस। कहते हैं अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसका रिजल्टेंट हमारे पास ज़ीरो आ रहा है तो वो बैलेंस्ड फोर्स है। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक हैवी बॉक्स है जो मूव नहीं कर रहा और इसको चारों तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है। नीचे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रहा है, यहाँ से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ आर पुश, इधर से हम इसे पुश कर रहे हैं, इधर से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, नीचे से फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ऊपर से फोर्स ऑफ रिएक्शन जो ग्राउंड अप्लाई कर रहा है। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हमने पढ़ा है ये पिछले चैप्टर में। तो यहाँ से फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हुआ तो उसके रिएक्शन में एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड फोर्स कौन सा है? फोर्स ऑफ रिएक्शन, जो ग्राउंड एक्सर्ट कर रहा है। इसकी वजह से चारों साइड से फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से ये बॉक्स मूव नहीं कर रहा है। इसका रिजल्टेंट क्या हो रहा है? ज़ीरो, जिस वजह से ये बॉक्स वहीं पे खड़ा है, ये मूव ही नहीं कर रहा है। तो व्हेन बैलेंस फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी मोशन इन इट। जब भी कोई बैलेंस फोर्स
जब भी कोई बैलेंस फोर्सेस एक्ट करेंगी एक बॉडी पे तो वो कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं होगा, वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहेगा, स्टेशनरी मोशन में मूव भी नहीं करेगा। नाउ वी हैव अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस फोर्सेस क्या बोलती हैं? इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज नॉट ज़ीरो। अभी रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो नहीं है, द फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो हम उसे क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अगर रिजल्टेंट ज़ीरो है तो वो बैलेंस्ड फोर्स है, अगर रिजल्टेंट ज़ीरो नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अनबैलेंस्ड फोर्सेस कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी और दे कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। इट प्रोड्यूसेस मोशन इन अ स्टेशनरी बॉडी। अनबैलेंस्ड बॉडी का एग्जाम्पल मैंने बताया, ये पेन जैसे पड़ा है, हमने फोर्स अप्लाई करी और ये मूव होना शुरू हो गया। ये मूव हो रहा है ना, ये स्टेशनरी था, ये अनबैलेंस्ड फोर्स इसके ऊपर हमने अप्लाई करी है। एम आई क्लियर अप टू है? नेक्स्ट वी हैव इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे? 3 लॉज। न्यूटन ने हमें 3 लॉ दिए थे। इन दिस वीडियो विल बी डूइंग द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या है हमारे पास? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन विल कॉन्टिन्यू इन मोशन। लेकिन अब अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, और ये तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। एक बॉल है, किसी ने उसे किक करा, वो तब तक बॉल मूव करती रहेगी जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसे रोका नहीं जाएगा। जैसे कि आप फुटबॉल खेल रहे हो, आपने बॉल को किक करा, जब तक नेक्स्ट प्लेयर उस बॉल को किक नहीं करेगा तब तक वो बॉल उसी फोर्स में, उसी मोशन में चलती जाएगी, स्टेशनरी मोशन में नहीं आएगी। जब तक आप उसे उठाओगे नहीं या उसे किसी और डायरेक्शन में किक नहीं करोगे, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती रहेगी। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में कुछ टर्म्स हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास? इनर्शिया। इनर्शिया का होता है, इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की, किसी बॉडी की, जिसकी वजह से वो चेंज को रेजिस्ट करता है, रोकता है। रेजिस्ट मतलब रोकता है। रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में, उसके चेंज को वो रेजिस्ट करता रहेगा। इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी बॉडी की। तो नेक्स्ट क्या है? मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। मास क्या है? इनर्शिया का मेजर है किसी भी बॉडी का। हैवियर ऑब्जेक्ट्स हैव मोर इनर्शिया देन लाइटर ऑब्जेक्ट्स। अब हैवियर ऑब्जेक्ट्स का इनर्शिया ज़्यादा होएगा एज कम्पेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट्स। हैवियर ऑब्जेक्ट्स, क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है। क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होता है और टेनिस बॉल का कम होता है, जिसकी वजह से क्रिकेट बॉल का इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, टेनिस बॉल का इनर्शिया भी कम होगा। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। अब इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? मास पे, कि किसी बॉडी का मास कितना है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। टेनिस बॉल का मास कम है इसलिए उसका इनर्शिया भी। नाउ वी हैव सम ऑब्जर्वेशंस विच आर बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। अब ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और 110% आते हैं एग्जाम में। आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगी और पूछेंगे इसका रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये इनर्शिया में से पूछे जाते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। अब क्या गिवन है स्टेटमेंट में? व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बिटन विद अ स्टिक। जब भी कोई हैंगिंग कारपेट को हम स्टिक से मारेंगे, जो डस्ट पार्टिकल्स है वो बाहर आने शुरू हो जाएंगे। वो बाहर क्यों आएंगे, ये हमारे पास स्टेटमेंट है। ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ स्टिक मेक्स द कारपेट मूव टू एंड फ्रो। जो स्टिक की फोर्स है ना,
अगर हम स्टिक मार रहे हैं कारपेट को तो कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, तो उस फोर्स के कारण जो कारपेट है वो टू और फ्रो मूव करेगा, टू और फ्रो आगे पीछे मूव करेगा स्लाइटली, बट द डस्ट पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट। लेकिन हमें पता है इनर्शिया रेजिस्ट करता है किसी भी पार्टिकल को उसी स्टेट में रहने के लिए, तो जो डस्ट पार्टिकल्स है वो रेस्ट में रहेंगे। इनर्शिया की वजह से वो अपना प्रॉपर्टी चेंज नहीं करना चाहते, वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, जिसके कारण ड्यू टू देयर इनर्शिया एंड हैंस सेपरेट फ्रॉम द कारपेट, और अपने इनर्शिया के कारण वो कारपेट से क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्योंकि इनर्शिया था, हमने उसे स्टिक से मारा, बट वो अभी भी रेस्ट में रहना चाहते थे, इसीलिए जब हमने उन्हें मारा वो स्टिक से की हेल्प से सेपरेट आउट हो गए कारपेट से। Now, when a tree is shaken vigorously, its fruits and leaves fall down. जब भी किसी पेड़ को जोर से हिलाओ उसके ऊपर fruits, leaves नीचे गिर जाते हैं ना, ऐसा क्यों होता है? This is due to the fact that when the tree is shaken, ये इसलिए होता है क्योंकि जब भी हमने पेड़ को हिलाया, it moves to and fro slightly, but its fruits and leaves tend to remain at rest due to their inertia and hence detach from the tree and fall down. सेम रीज़न फॉलो हो रहा है जो कारपेट वाली स्टोरी थी। जो ट्री है वो तो हमने शेक कर दिया, लेकिन फ्रूट्स और लीव्स तो रेस्ट पे हैं। फ्रूट्स और लीव्स के रेस्ट पे होने के कारण, उनकी इनर्शिया के कारण वो ट्री से गिर जाते हैं जब भी हम ट्री को हिलाते हैं। When a car or bus starts suddenly, the passenger falls backward. ये तो हमने खुद देखा हुआ है, जब भी हम कार में बैठते हैं या बस में बैठते हैं, जैसे ही वो ऑल ऑफ सडन स्टार्ट होएगी हम बैकवर्ड फॉल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया के कारण जो पैसेंजर्स है टेंड टू रिमेन इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। चाहे बस या कार स्टार्ट होगी, लेकिन पैसेंजर तो रेस्ट में बैठा था। अगर कोई बस चल रही है, कार चल रही है, वो तो वही चीज़ मूव कर रही है ना, जो पैसेंजर है वो तो रेस्ट पे है। इसीलिए जो पैसेंजर है वो अपनी प्रॉपर्टी इनर्शिया की अपने आप को स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रखना चाह रहा था, मूव नहीं कर रहा था। इसलिए जब भी कोई कार या बस मूव हुई वो बैकवर्ड फॉल करता है। Now, when a running car or bus stops suddenly, the passengers are jerked forward. अब जब भी कोई चलती हुई कार या चलती हुई बस अचानक से रुक जाएगी, आप आगे की तरफ फॉल करते हो, आगे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया द पैसेंजर्स टेंड टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब जब कोई बस या कार मूव कर रही है, आपकी बॉडी भी मोशन में आती है उसके साथ, जिसकी वजह से जब ऑल ऑफ सडन ब्रेक्स अप्लाई होंगे, आप अपने आप को सडनली या एक ही बार में रेस्ट पे नहीं लेके आ सकते, आपकी बॉडी तब भी मोशन में ही होती है। इसलिए जब भी कोई कार या बस ऑल ऑफ सडन रुकती है, आपकी बॉडी आगे फॉल करती है। नाउ व्हेन अ कार और बस टर्न्स अ कॉर्नर शार्पली, अब जब भी कोई कार या बस साइड को मूव करेगी, या कोई रोड है लेफ्ट साइड टर्न करना, अगर शार्पली मूव करेगी, बहुत तेज़ मूव करेगी, वी टेंड्स टू फॉल साइडवेज, हमारी बॉडी साइडवेज टर्न कर जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आर इनर्शिया और टेंडेंसी टू कंटिन्यू मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन या पाथ, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। अगर आप स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो और ऑल ऑफ सडन आपने कार को टर्न किया, तो आपकी बॉडी भी टर्न हो जाती है। वो क्यों होता है? क्योंकि इनर्शिया के कारण आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेट मोशन में ही, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करना चाह रही है। नेक्स्ट, इट इज़ डेंजरस टू जंप आउट ऑफ अ मूविंग बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूविंग बस से जंप करना बाहर बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? बिकॉज द जंपिंग मैन हु इज़ मूविंग विद द हाई स्पीड ऑफ बस, क्योंकि जो भी इंसान कार या बस से बाहर कूद रहा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, बस के साथ उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो टेंड टू रिमेन इन मोशन इवन ऑन फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। जब भी वो ग्राउंड पे गिर भी जाएगा ना, उसकी बॉडी मोशन में ही रहेगी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि आपकी बॉडी साथ के साथ रेस्ट पे या मोशन शिफ्ट नहीं करती, वो अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी लेके ही में ही रहती है। इसलिए अगर कोई बस बहुत हाई स्पीड से मूव कर रही है, आपकी बॉडी भी उसी मोशन में। अगर आप चलती बस से बाहर कूदोगे, एकदम से आपकी बॉडी रेस्ट में नहीं आएगी, और वो जब भी आप नीचे भी गिर जाओगे वो मोशन में ही रहेगी एंड गेट हर्ट ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द ग्राउंड। और ग्राउंड भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जब भी आप नीचे गिरोगे, जिसकी वजह से आपको चोट लगेगी और
इसीलिए बस से बाहर कूदना, चलती बस से बाहर कूदना डेंजरस है। नेक्स्ट वी हैव इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। अभी जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना, वो फोर्स की भी डेफिनेशन उसने दी है। क्या डेफिनेशन दी है? फोर्स इज समथिंग विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकती है। हमने अभी डिस्कस किया, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स अप्लाई करने से रेस्ट में भी आ सकती है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो फोर्स अप्लाई करने से मोशन में भी चेंज हो सकती है। नेक्स्ट, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है इसके पास, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिन भी टर्म्स के पास होता है जैसे फोर्स है तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए फोर्स इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद अब हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंटम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास दो बॉल्स हैं, एक क्रिकेट बॉल है और एक टेनिस बॉल है। देखो, एक क्रिकेट बॉल है आपके पास, एक टेनिस बॉल है। क्रिकेट बॉल टेनिस बॉल के कंपैरेटिवली हैवी है, क्रिकेट बॉल का वेट ज़्यादा है, ये हैवी है, ये लाइट है एज कम्पेयर टू क्रिकेट बॉल। अभी अगर आपने इन दोनों बॉल्स को फेंका एक ही साथ सेम वेलोसिटी सेम स्पीड पे, तो जो भी फोर्स होगी, क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स अप्लाई होगी वो ज़्यादा होगी, और टेनिस बॉल का मास कम है, इसलिए जो फोर्स अप्लाई करेंगे इसको रोकने के लिए वो कम होगी एज कम्पेयर टू दिस। क्रिकेट बॉल हैवी है, इसका मास ज़्यादा है, इसलिए जब भी आपने इसको फेंका तो इसकी फोर्स भी ज़्यादा होगी, तो इसको रोकने के लिए फोर्स और ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन टेनिस बॉल लाइट वेट है और इसकी जब हम फेंकेंगे तो इसको रोकने के लिए फोर्स भी कम चाहिए। तो जो फोर्स एक बॉडी को रोकने के लिए चाहिए वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जैसे क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है इसलिए इसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा चाहिए, टेनिस बॉल का मास कम है इसलिए इसको रोकने के लिए फोर्स भी हमें कम चाहिए। अभी अगर हम टेनिस बॉल की जगह दो क्रिकेट बॉल ले लें, दोनों क्रिकेट बॉल को हमने थ्रो करा, सेम मास की हैं जो दोनों। अगर एक क्रिकेट बॉल का वेट, फॉर एन एग्जांपल, एक बॉल का वेट 150 ग्राम्स है, दूसरी का भी 50 ग्राम्स है, लेकिन मास सेम है, लेकिन अगर हम उसे डिफरेंट स्पीड के साथ थ्रो कर रहे हैं तो जो भी बॉल को रोकेगा उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, जिस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा चाहिए होगा, और जिसकी वेलोसिटी कम है उसको रोकने के लिए फोर्स कम चाहिए होगा। अगर दो क्रिकेट बॉल्स हैं सेम मास की हैं तो जिस बॉल की वेलोसिटी ज़्यादा है उसको रोकने के लिए फोर्स भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, और जिस बॉल की वेलोसिटी कम है उसको रोकने के लिए फोर्स भी कम रिक्वायर्ड होगा। इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के भी। फोर्स मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स वेलोसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फोर्स होएगी जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा फोर्स भी अप्लाई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वी हैव इज, अभी एक बॉडी की जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है, ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी ऑफ मोशन वो डिपेंड करती है मास पे और उसके वेलोसिटी पे। क्वांटिटी ऑफ मोशन जो है वो मास पे और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा मास या जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी बॉडी उतनी ही तेज़ मूव करेगी, जितना मास कम होगा जितनी वेलोसिटी कम होगी उतनी फोर्स भी कम रिक्वायर्ड होगी, जिसके कारण वो मूव भी उसी अकॉर्डिंग करेगी। और इस स्टेटमेंट से हमें एक टर्म मिलती है कॉल्ड मोमेंटम। इस स्टेटमेंट से हमें क्या टर्म मिलती है? मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं,
मास m से वेलोसिटी v से, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, हमारे पास ये मोमेंटम आ गया। मोमेंटम इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मास से, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, इसलिए मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी मीटर पर सेकंड। नाउ देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप मोमेंटम को इंक्रीज करना चाहते हो तो या तो आप मास को इंक्रीज कर लो या वेलोसिटी, या दोनों को बढ़ा दो। अगर ये दोनों बढ़ गई तभी भी आपका मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, अकेला मास बढ़ गया तभी भी मोमेंटम इंक्रीज होगा, अकेली वेलोसिटी ज़्यादा होगी तब भी मोमेंटम इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये सब आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। ये मास और वेलोसिटी दोनों मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर अकेला मास इंक्रीज होगा तभी भी मोमेंटम बढ़ेगा, अगर अकेली वेलोसिटी इंक्रीज होगी तब भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, एवरीडे सिचुएशंस भी है जो हम देखते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक कराटे प्लेयर है। अ कराटे प्लेयर कैन ब्रेक अ पाइल ऑफ टाइल्स और अ स्लैब ऑफ आइस। एक कराटे प्लेयर, आपने देखा होगा, एक पाइल होता है टाइल्स का या आइस का स्लैब होता है, उसको एक सिंगल ब्लो में तोड़ देता है। वो कैसे करता है, बिकॉज दिस इज बिकॉज अ कराटे प्लेयर स्ट्राइक्स द पाइल ऑफ टाइल्स और द स्लैब ऑफ आइस विद हिज हैंड वेरी वेरी फास्ट। उसका जो स्पीड है वो ज़्यादा होता है, ज़्यादा वेलोसिटी से अपने हाथ को वो मारता है वो पाइल्स पे या आइस के स्लैब पे। सो लार्ज मोमेंटम ऑफ द फास्ट मूविंग हैंड इज रिड्यूस टू ज़ीरो इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। अब जब उसने एक हाई स्पीड से, बहुत तेज़, उसने ज़्यादा वेलोसिटी के साथ अपना हाथ आइस के स्लैब पे या टाइल्स पे मारा, तो जो मोमेंटम है वो बहुत जल्दी ज़ीरो पे आ गया। विद इन नो टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा और ज़ीरो पे आ जाएगा, जिसके कारण जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो मोर देन सफिशिएंट होगी उस टाइल को ब्रेक करने के लिए। जो पाइल ऑफ टाइल्स है उसको ब्रेक करने के लिए जो मोमेंटम प्रोड्यूस होगा, जो फोर्स प्रोड्यूस होगी, वो मोर देन इनफ होगी, क्योंकि ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण मोमेंटम ज़ीरो पे आ जाता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। इसलिए जो हमारी फोर्स प्रोड्यूस होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। नेक्स्ट वी हैव इज रोड एक्सीडेंट्स एट हाई स्पीड्स आर मच वर्स देन एक्सीडेंट्स एट लो स्पीड्स। अभी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अगर वो हाई स्पीड पे है तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। नॉर्मल स्पीड पे भी रोड एक्सीडेंट्स डेंजरस हैं, बट हाई स्पीड पे ये बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी स्पीड है वो ज़्यादा है। जो आप कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक कार ड्राइव कर रहे हो, कुछ भी व्हीकल है आपके पास, उसका मास भी ज़्यादा है, मास ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसके कारण जो फोर्स अप्लाई होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। फोर्स ज़्यादा अप्लाई होने के कारण जब दो सब्सटेंसेस का या दो व्हीकल्स का आपस में कोलिजन होगा तो वो बहुत ज़्यादा वर्स होगा, और जिसके कारण बहुत हार्म भी हो सकता है एक ह्यूमन बीइंग को या किसी भी और ऑब्जेक्ट को। एंड नाउ विल सॉल्व अ क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोमेंटम के रिलेटेड है। What is the momentum of a man of mass 75 kg? अभी एक मैन है जिसका मास है 75 kgs when he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। और ये कब है? जब वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। अब हमें उसका मोमेंटम फाइंड करना है। मोमेंटम का फॉर्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू एम इंटू वी। पी हमारा मोमेंटम है, एम मास है, वी वेलोसिटी है। मोमेंटम है 75, वेलोसिटी इज 2, आंसर कितना आ गया 150 kg मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। दिस मच फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।